हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। तो हमारा जो ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें जो टोटल सेक्शंस हैं वो है 170। ठीक है, वो वन शॉट में कवर करूंगी मैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एडवोकेट प्रीति कुमारी। आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and my YouTube channel name is Lord Deja Wu. You can find me on Instagram also with the same name handle. So let's start. आज जो हमारा कंटेंट्स रहेगा उसमें इंट्रोडक्शन, जो भी न्यू सेक्शंस हम लोग ने ऐड किया है वो, जो भी विटनेस, एविडेंस, फैक्ट, रिलेवेंसी, डेफिनेशंस, जो भी रिपील हुआ है वो, प्रूफ क्या है, एडमिशन क्या है, कन्फेशन क्या है, और जो भी ओमिटेड पार्ट्स है वो मैं स्लाइड बाय स्लाइड मैंने इस तरीके से बनाया है कि मैं उसको हटा दूंगी। सॉरी, लगाया है मैंने, तो वो देख लेना। ठीक है, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट we will go for introduction. Okay, and first time I am making this type of video. I don't know if you will like, then please like the video and subscribe. Okay, so introduction, इसमें fundamentals है। नेम ऑफ द स्टेट्यूट ये याद करना है। ये मतलब जो भी मैंने पीडीएफ्स बनाया है, जो भी स्लाइड्स बनाया है, वो इस तरीके से बनाया है कि आपको जो प्रीलिम्स वगैरह है उस चीज के लिए भी काम आएगा। जो जुडिशरी का मतलब जो जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं वो लोग के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी अभी एग्जाम आने वाला है बहुत सारे लोगों का जो सीसीएसयू में 5th सेमेस्टर में है, उनके हिसाब से, और मैंने उनके लिए ही भी बनाया स्पेशली। सो जो फंडामेंटल है वो है नेम ऑफ द स्टैट्यूट, याद करना है आपको, वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके, और जो लॉन्ग टाइटल है ये भी याद करना है। ये इस बार क्लैट के एग्जाम, सॉरी क्लैट नहीं, किसके एग्जाम में आया था, हाँ अभी एआईबी के एग्जाम में आया था। तो ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023, डेटेड 25 दिसंबर 2023। इस टाइप से ये पूरा मतलब जो लॉन्ग टाइटल है वो आपको याद करना है। उसके बाद डेट ऑफ इनैक्टमेंट कौन सा है। डेट ऑफ इनैक्टमेंट था 15 दिसंबर 2023। और कब एनफोर्स हुआ था ये तो हर किसी को ही पता है, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन, और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया पहले। तो इट वाज 1 जुलाई 2024। देन इसमें जो टोटल चैप्टर्स है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें टोटल चैप्टर्स था 11। इसमें जो टोटल चैप्टर्स है वो है 12। और जो टोटल सेक्शंस है उसमें 167 था, इसमें 170 है। ठीक है, जो देखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ना ज्यादा कुछ चेंज आया नहीं है। ठीक है, कंपैरिजन टू बीएनएस और बीएनएसएस के कंपैरिजन में बहुत ही कम चेंज आया है। बट हाँ, कुछ कुछ चीजें ऐड हुए हैं, कुछ कुछ चीजें ओमिट हुए हैं। तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आज के क्लास में। ओके, देन जो न्यूली एडेड सेक्शंस है, ये सेक्शन जो 2 clause 2 है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, ये अगर आपको वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का अगर डेफिनेशन इसमें क्लियर नहीं होता है, ठीक है, बीएसए में, तो आप उसको रेफर कर सकते हो आईटी एक्ट, बीएनएस और बीएनएसएस में। ये तीनों में इसका रेफरेंस दिया हुआ है वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का। ठीक है, और जो 61 है ये मेनली ऐड हुआ है जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्डर वाला है। क्योंकि पहले मीन्स अभी इतना ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, तो उसके वजह से ये वाला उन्होंने मतलब उनको डालना पड़ा। अब एग्जाम्पल बहुत सारे, अभी जैसे अतुल सुभाष का केस भी हुआ था, तो उसमें भी उसने डिजिटली रिकॉर्ड किया है, तो उस रिकॉर्ड को भी मतलब वो भी एडमिसिबल है। पहले उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करा जाता था कि हाँ डॉक्यूमेंट, उसके बाद परमिशन लेंगे, बट अब ये है कि डायरेक्टली वो वैलिड है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रूफ। ओके, सो जो कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ, थर्ड पैरा 10, अच्छा जो रिपील किया गया है उसके ऊपर है। ठीक है, इंडिया का जो है वो हटाया गया है।
सेक्शन 22A जो है, वेयर ओरल एमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स आर रेलिवेंट, ये भी हटाया गया है। 82 में प्रेजम्पशन एज अ डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर, ये हटाया गया है। ओके, देन 88 प्रिजम्पशन ऑफ एन टेलीग्राफिक मैसेज, ये भी हटा दिया गया है। 113 का प्रूफ ऑफ, ये भी हटाया गया। टेरिटरी वाला 166 पावर ऑफ जूरी, ये तो जब के नानावती वाला केस हुआ था उसी टाइम पे हटा दिया गया था। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ऐसे भी जो ये चारों था ना, ये ऐसे भी कोई काम के नहीं थे। हाँ, मैंने आपको एक चीज नहीं बताया है, एक मिनट। ये जो सारे लॉ है, सॉरी, जितने भी लॉ है, ये किस चीज में होंगे पता है आपको? जितने भी लॉज अभी आ रहे हैं ये उसमें एप्लीकेबल होंगे। क्या बोलती हूँ मैं, जो मार्शल लॉ है, जो पहले एप्लीकेबल नहीं था, जो भी हमारा एयरफोर्स ये वो सब चीज में है, अब एप्लीकेबल है। अब हाँ, मैं बताती हूँ। जैसे प्रिलिमिनरी, जो चैप्टर 1 सेक्शन 1 और 2, सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट provides the provisions of territorial extent. It laid down that the Indian Evidence Act 1872 extended to whole of India. प्राइमरी रीजन जो ओमिशन का है इस प्रोविजन को, वो इसलिए है क्योंकि पहले जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था हमारा इंडिया का, वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित था। बट अब ऐसा नहीं है, अब वो इंडिया तक सीमित नहीं है। इंडिया के बाहर भी अगर कुछ चीज ऐसे कलेक्ट होता है, चाहे डिजिटल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो उसको भी एडमिसिबल किया जाएगा हमारे इंडिया के कोर्ट में, ठीक है। So, primary reason of the omission of the provisions related to the territorial extent is that it might be affected the admissibility of digital generated evidence outside India. अब जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपको पता है बाहर बैठते हैं, बाहर बैठ के भाषण करते हैं जो भी, बट अगर उनके खिलाफ भी अगर होता है कोई केस, तो वो इंडिया में एडमिसिबल है, ठीक है। Section 1 of Indian Evidence Act provide that these act did not apply to the court martial. पहले ये था कि सेक्शन 1 में ये दिया हुआ था कि जो भी ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें जो कोर्ट मार्शल का जो लॉज है वो पहले अलग रहता था। पहले वो इंडिया के मतलब इस एविडेंस एक्ट में नहीं आता था, चाहे आर्मी एक्ट हो, इंडियन नेवी एक्ट हो, एयरफोर्स एक्ट हो, बट अब ये सारे कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। देन omitted the words. The preamble of Indian Evidence Act stated that the act was so ये मैं देख नहीं पाया, कंसल्ट अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, प्रीएम्बल में दिया हुआ है। देन डेफिनेशन, सेक्शन 2 of BSA provide that definitions clause which are as follows, ठीक है। जो A है, ठीक है, 1 का A, 2 clause 1 का clause A, court includes all judges and magistrates as all persons except arbitrators legally authorized to taking evidence. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसे भी कि ये जो भी लॉ है, जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये अब मार्शल लॉ में भी अप्लाई हो गया, लेकिन जो आर्बिट्रेटर है और जो एफिडेविट्स है, ये सब चीज में एप्लीकेबल नहीं है। और ट्रिब्यूनल में तो पहले से एप्लीकेबल नहीं था। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर ट्रिब्यूनल में भी हमारे जो लॉ है ये इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो अगर एप्लीकेबल होने लगेगा तो उसका जो प्रोसेस है वो भी लॉन्ग हो जाएगा। जैसे हमारे कोई भी लीगल काम है, उसमें जो हमारा प्रोसेस रहता है वो इट इज वेरी ह्यूज, ओके, लाइक दैट। तो वो अब एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आर्बिट्रेटर, ट्रिब्यूनल्स एंड एफिडेविट्स जो है इस सब में एप्लीकेबल नहीं है। What is fact? Fact means to include anything, state of things or relationships, oh sorry, relation of things capable of being perceived by the senses. तो दो टाइप का, एक मिनट,
दो टाइप का वो है फैक्ट, ओके। इसके लिए मैंने एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ठीक है। टू टाइप का फैक्ट्स होता है। एक होता है फिजिकल फैक्ट, ठीक है, जो हम अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल फैक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एक्सटर्नल फैक्ट। और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट, दैट इज इंटरनल फैक्ट। साइकोलॉजिकल डजंट मीन्स दैट, पहले ल्यूनेटिव वर्ड यूज किया जाता था, ल्यूनेटिक, बट अब ये चीज भी ओमिट कर दिया गया है। तो साइकोलॉजिकल इन द सेंस कि इफ यू आर एंग्री, यू आर सैड और वट एवर, ओके। तो ये चीज जो है वो इंटरनल फैक्ट में, साइकोलॉजिकल फैक्ट में वो कर दिया गया है, add, means it is a type of two types of fact are there, okay। Then documents, document जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज डी में दिया गया है, उसका जो डेफिनेशन है। आप मींस अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट पढ़ सकते हो, वैसे तो ऑनलाइन आजकल बेयर एक्ट मिल ही जाता है। तो पहले ये था, मुझे डॉक्यूमेंट्स, ओके ओके, ये जो पहले ये सब एडेड नहीं था, बट अब मेल्स जो है, सर्वर लॉग्स जो है, डॉक्यूमेंट्स है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में, मैसेजेस में, वेबसाइट में, इनफैक्ट द लोकेशनल एविडेंस और वॉइस मेल मैसेजेस। अब वॉइस मेल मोस्टली पहले बताया जाता था कि हाँ वॉइस मेल अलग से कर रहे हैं, बट आजकल जैसे आईफोन यूजर्स है वो लोग तो कट कट कर देते हैं, तो सामने वाला वॉइस मेल सेंड कर सकता है इफ ही और शी इज एन, मोस्टली नहीं नहीं हर टाइप का यूजर, ओके। वॉइस मेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन डिजिटल डिवाइसेस आर डॉक्यूमेंट्स। अब ये जितने भी है ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये इसे डिजिटल रिकॉर्ड बोला जाएगा जो सेक्शन 61 में है। तो डॉक्यूमेंट कितने टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं? दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स, ओके। वन इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट, दैट इज सेक्शन 74 क्लॉज 2, एंड वन इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, दैट इज सेक्शन 74 क्लॉज 1। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो आपके जो भी पर्सनल या फिर प्राइवेट आपके फ्रेंड्स से, आपके फैमिली से, आपके रिलेशंस में जिस टाइप के कन्वर्सेशन है, जिस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपस में शेयर, अब डॉक्यूमेंट्स तो इलेक्ट्रॉनिक भी है ना, तो उस टाइप के भी वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो जैसे आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड, एग्जाम्पल आधार कार्ड इज प्राइवेट, बट in some instance it is a public document too when a government needs it, so it is a kind of public document, okay। सा evidence, मेरा हाफ ये चुप जा रहा है ना, एक मिनट। एविडेंस जो है ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 ई में दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 4 45 and 46, oral evidence shall in all cases whatever be directed if it refers to a fact which could be seen, it could be the evidence of witness who can saw it। ये सब सारा सेम है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो, आपने बोले तो मैं ये पढ़ के बता दूंगी। ये सारे जो पहले से है वो सेम है, बीच में जो भी चेंजेस आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और कंटिन्यू ऑब्वियसली एक एक सेक्शंस नहीं, यू कैन सी फ्रॉम द बेयर एक्ट, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ओनली आई एम टेलिंग यू। So a fact which could be seen, it must be the evidence, witness wala hai. A fact which could be heard is, it must be evidence of a witness who says that he heard it, okay। एक तो जो देखा, एक तो जो सुना, और दूसरा जो है जो परसीव किया सेंसेस से, मतलब उसने मुझे टच किया, तो वो बस बताएगा कि उसने मुझे टच किया, उसने देखा नहीं अगर, फिर भी वो बताएगा उसने मुझे जो भी टच करा ये वो, ठीक है। तो किस मैनर में उसको विटनेस ने परसीव किया है उसको, उसके ऊपर है। For an opinion or to the grounds on which part opinion is held, it must be the evidence of the person who holds the opinion in those grounds। जो भी ओपिनियन है ये उस चीज से रिलेटेड। ओपिनियन में भी बहुत चेंज आया है, आगे मैं बताऊंगी आपको। चैप्टर 5, द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में डिफरेंस तो पता है ना आपको?
नहीं पता है तो पढ़ लो. Primary evidence means the document itself produced by the inspection of the court. Okay. और secondary, आजकल तो बहुत सारी चीजें. What is, ये सारा सेम है. What is conclusive proof? Conclusive proof means when one of the facts is declared by its adhiniyam to the conclusive proof of the another. Means conclusive proof means निश्चित जो सबूत है, जो कोर्ट में एक बार पेश हो गया है, तो आप उसको मतलब दोबारा एक ही केस के हिसाब से नहीं पेश कर सकते हो. ठीक है. तो एक एक जो प्रूफ है वो रेलिवेंट हो सकता है दूसरे के. अब आप उसको पहले वाले को नहीं हटा सकते हो, ऐसा है. ठीक है. shall not be allowed in the evidence and disapprove it, जो मैंने अभी आपको बताया. ठीक है. These are irrevocable presumption of law that cannot be rebutted. ये सेक्शन 35 और 116. ओके, ये वाला पढ़ लेना. मुझे स्क्रीन में नहीं दिख रही ना. नेक्स्ट, ट्रांसफर्ड सेक्शंस. ओके, जो रेस जुडिकाटा था पहले सेक्शन 40 में था इंडियन एविडेंस एक्ट के, बट अभी वो सेक्शन 34 में चला गया है. वेंट टू सेक्शन 34. ये भी मैं बताऊंगी, जो भी सेक्शंस जो ट्रांसफर हुए हैं, जो ओमिट हुए हैं, जो सब्स्टिट्यूट हुए हैं, वो सारे मैं बता रही हूँ. ठीक है आपको. तो ये जो प्रोबेट, एडमिरलिटी, मेट्रोमोनी और इंसॉल्वेंसी था, ये सेक्शन 35 में चला गया है बीएसए का, बीएसए 2023 का. और सेक्शन 39 to 45 जो था एक्सपर्ट ओपिनियन, वो भी 39 to 45 एक्सपर्ट ओपिनियन में, मतलब इसमें आ गया अभी. सेक्शन 46 to 50 जो कैरेक्टर जो है रेलिवेंसी, वो चीज का है. अब रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. सेक्शन 3 to 50 जनरल रेलिवेंसी सेक्शन और स्पेसिफिक रेलिवेंसी. जो जनरल रेलिवेंसी है वो पहले आता था सेक्शन 5 to 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और जो स्पेसिफिक रेलिवेंसी है वो पहले आता था 17 to 55 में. ठीक है. एंड changes introduced in relevancy of facts. ठीक है. 32 ये logical relevancy should be there to be relevant. Do you know what is the difference between the logical relevancy and legal relevancy? Example, what is logical relevancy? You are going, so जो लॉजिकल रेलिवेंसी है, अब एग्जाम्पल आप देखो, अब जो क्लाइंट और वकीलों में आपस में जो बात है, ठीक है, वो लॉजिकल है बट लीगल नहीं है. ओके. और कुछ ऐसी चीजें रहती है जो लीगल है बट लॉजिकल नहीं है. तो ये लोग साइमल्टेनियसली रहते हैं, बट साइमल्टेनियसली यूज नहीं किया जा सकता है इसे. ठीक है, कोर्ट में. देन अगेन लीगल और जो रेलिवेंसी है और फैक्ट्स के लिए लीगल रेलिवेंसी रहना बहुत जरूरी है. अगर वो सिर्फ लॉजिकल रेलिवेंसी है देन इट विल नॉट वर्क, क्योंकि कानून कैसा है, कानून को सबूत चाहिए. सबूत अगर उस टाइप से नहीं है जो लीगल नहीं है तो फिर वो उसको नहीं मानेंगे. ओके. देन सेक्शन 6, कंडक्ट, मोटिव और प्रिपरेशन. पहले प्रीवियस था और ये सब्स्टिट्यूट है आई थिंक. सेक्शन 6 कंडक्ट, मोटिव और प्रिपरेशन तो क्लियर ही होगा ना आपका. सॉरी, मेरा पीडीएफ वो पावर पॉइंट चला गया था इधर उधर. सो जो टीआईपी है, ओके, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, इसके ऊपर कितने सारे केसेस है. 1 2 2, रुको मैं ये केसेस समझाती हूँ, मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा. इज इट पॉज्ड? होल्ड ऑन. जैसे
इसमें कौन कौन से केसेस है जो रेलिवेंट सेक्शन अंडर 7, सुरेंद्र नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 1998 का केस है, जिसमें कहा गया था कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो कंपलसरी नहीं है। अगर एक्यूज जो है वो भी डिमांड करे तो भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट कंपलसरी। जो प्रोसिक्यूशन है उसको साबित करना जरूरी नहीं है, ये है, ठीक है। फिर राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2020, आइडेंटिफिकेशन ऑफ राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023। I'm unable to understand what is going on. ठीक है, ये जो केसेस आप पढ़ लेना, बिकॉज मुझे आज मैं फर्स्ट टाइम ये पीडीएफ में बना रही, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है व्हाट एवर इज गोइंग ऑन। सो आप ऐसे मतलब देख भी सकते हो। रामलोचन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सुपर इम्पोज्ड फोटोग्राफ ऑफ द डिसीज्ड ओवर द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। पमी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एमपी 1998, फेलियर ऑफ होल्ड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज नॉट फैटल, इसमें उसके घर वाले थे चतुरम, वहां पे रुक गया था एक्चुअली। आई डोंट नो अभी जो था मैंने रिकॉर्ड किया वो हुआ है या नहीं हुआ है जो केसेस के बारे में, बट मैं जब पढ़ा रही थी तो आपने केसेस का नाम देखा। अगर आपको उसमें पढ़ना है आगे तो आप पढ़ लेना, ठीक है। थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू अ कॉमन डिजाइन, ये सेक्शन 8 में है। इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज मैं बता रही हूँ। व्हेन फैक्ट्स और नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, प्ले ऑफ एलिबाई सेक्शन 9, इसमें यह है कि अगर एक कॉन्स्पिरेटर, ठीक है, आपको मतलब उस केस में आपको पता है कि 10 लोग शामिल हैं, ठीक है। 10 लोग में अगर एक इंसान, मीन्स ये प्रूफ हो गया कि वो सारे उस चीज में शामिल थे, और दूसरा इंसान बोल रहा है नहीं मेरा तो ये इंटेंशन नहीं था, तो फिर ये नहीं माना जाएगा। बिकॉज एक चाहे 5 बोले कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, बट वो एक्ट हो चुका है, देन ऑब्वियसली जो मतलब ये सारे कॉन्स्पिरेटर्स में आएंगे, ठीक है। तो व्हेन व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज, हाँ, तो प्ले ऑफ एलिबाई, ठीक है, सेक्शन 9, इसमें हम लोग कर सकते हैं। जो केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981, plea of alibi postulates impossibility of the presence of accused at the same time of the crime scene reason। और हाँ, इस केस में ये बोला गया था कि एक इंसान, ठीक है, वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, लेकिन उस टाइम पे अगर वो क्राइम सीन पे नहीं पाया गया है बाय चांस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट ही इज अ इनोसेंट पर्सन, ओके, वो किसी और जगह पे था, तो ये चीज नहीं माना जाएगा। एंड जयंती बाई बेनकर बाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2000 में held that alibi is a rule of evidence recognized in section 11। सेक्शन 11 में जो एलिबाई का रूल है वो रिकॉग्नाइज किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट में, सॉरी समझ जाना, इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। तो सेक्शन 11 में, जो अब सेक्शन 9 है बीएसए का। The plea of alibi taken by the accused needs to be considered only when the burden of the prosecution has been satisfactory। ये वाला भी पढ़ लेना आप, needs to consider when the burden on the prosecution has been discharged, okay। Then admission and confession सेक्शन 15 to 25 में दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेने। अब चलो मैं बता देती हूँ। सेक्शन 15 में एडमिशन डिफाइन किया गया है। सेक्शन 16 में एडमिशन बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स ऑन हिज एजेंट।
17 में admissions of person whose position must be proved as against party of to suit. 18 में admissions by persons expressively referred to by party to suit. 19 में proof of admission against person making them or by or on their behalf. देखो मैं सारा आपको पढ़ के सुना रही हूँ क्योंकि मैंने मेहनत की है लिखने की, कॉपी पेस्ट तो किए नहीं, इसलिए मैं सुना रही हूँ आपको. 21 admission in civil cases when relevant. 20 हो गया. 22 confession caused by inducement, threat. Hold on. So confession caused by inducement, threat, coercion or promise when irrelevant in criminal proceedings. तो ये जो coercion है ये न्यू ऐड किया गया है बीएसए में, पहले ये नहीं था. ठीक है. सो सेक्शन 24, ये पहले जो लिखा हुआ 22 था, ये सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में आता था. इसका जो प्रोविजियो है 1 वो 28 में आता था, जो प्रोविजियो 2 है वो 29 में. तो ये कोअर्जन इन बीएसए ये ऐड किया गया है. ये क्वेश्चन अभी कौन सा, या बार बार मैं भूल जाती हूँ, एआईबी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है. और ऐसे भी इस बार ज्यादातर जो सेक्शन रेलिवेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम में, इसलिए बहुत सारे लोग बच गए फेल होने से. 24 consideration of proved confessions affecting person making it and others jointly under trial of same offense correspondence to 30 Indian Evidence Act explanation of 30 to 24 BSA new it has been under trial in one of the Moretti for BNS and teams. हाँ, इसमें ये बोला गया है 24 में कि अगर एक इंसान गलती करता मीन्स सॉरी if a group of person do some mistake, okay, example 5 person are doing some mistake and 3 are there and 2 have been absconded, then when the trial will continue, then पहले ये था कि जो पकड़ा गया है सिर्फ उसी पे ट्रायल किया जाता था, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इट विल बी टोल्ड और डीम्ड एज अ जॉइंट ट्रायल. ओके, इफ समवन विल गेट, अगर किसी को पेनल्टी टू डेथ मिलता है या 10 साल की सजा मिलेगी, 10 लाख फाइन रहे, 10 लाख फाइन तो नहीं रहता, 10,000 का फाइन रहेगा, तो ये दूसरे में भी लागू होगा. अगर वो एब्सकॉन्ड हो गया बेशक, लेकिन अगर वो पकड़ाता है तो ये सारे चीज उसमें पहले से चलेंगी, ये सब चार्जेस. ठीक है. ये न्यू ऐड हुआ है सेक्शन 24 में, ये देख लेना आप, मींस एग्जाम में आएगा. सेक्शन 25 एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉपेल, ये तो स्टॉपेल पे रिलेटेड है. और हाँ, ये एडवोकेट सेक्शन जो 23 है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो बताना था मुझे. जो पहले वर्ड्स बैरिस्टर, कौन कौन सा वर्ड्स यूज करते थे, हाँ, बैरिस्टर, वकील, अटॉर्नी, ये सब जितने भी वर्ड्स पहले यूज किए जाते थे ये सब ओमिट कर दिया गया है. अब जो वो सारे कुछ के एक्सप्रेशन को एक ही वर्ड यूज करेगा वो है एडवोकेट. सिर्फ जैसे फॉरेन से भी आजकल बोला गया, फॉरेन से जो आएंगे वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे लॉ, तो दे आर नॉट बैरिस्टर्स एनी मोर, दे आर नॉट अटॉर्नीज एनी मोर, दे विल बी कंक्लूडेड इन एडवोकेट. ओके. स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, किसी से विटनेस नहीं मान सकते हैं. सेक्शन 26A cause of death, 26B when made in the course of business, section 26C when it is against the pecuniary or proprietary interest of maker. ये सब चीज में इसको विटनेस नहीं माना जाएगा. ठीक है. 26D when it is given opinion as a public right or custom or matter of general interest. Okay. 26E when it relates to existence of relationship by blood, जो मैरिज है, अडॉप्शन बिटवीन द पार्टीज है, तो उस चीज में भी रेलिवेंट नहीं माना जाएगा. 26 रिलेशंस ऑफ ब्लड,
marriage, adoption between persons deceased, and it means by will or deed relating to the family affairs. 26G, when it is a document related to the transaction mentioned in section, 1 minute, section 11A. इसे बंद ही करती हूँ अभी. When it is made, 26H, when it is made by several person and expressions, feelings relevant to matter in question. Okay. So, सेक्शन 31, शायद ये रिपीट हो रहा होगा. सेक्शन 31 ऑफ BSA जो है अभी, ये 37 में था पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के. और जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और जो गैजेट है, ये अब एडमिसेबल है एज अ विटनेस. और जो वर्ड्स है सच एज लंडन गैजेट, प्रोविंशियल एक्ट, यूनाइटेड किंगडम, गैजेट ऑफ डोमिनियन, कॉलोनी, मैजेस्टी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव एक्सेट्रा, ये जितना भी है ये सारा डिलीट कर दिया गया है. जो भी कॉलोनियल टाइप के थे वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं. ठीक है. देन सेक्शन, ये अच्छा हुआ ना वैसे, मतलब जो भी ये था सब डिलीट कर दिया गया है जो पहले से चल रहा था. सेक्शन 32 to 38 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, बुक्स रूलिंग में कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल फॉर्म. हाँ, अब ऐसा हो गया है कि जो भी लॉ बुक्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म दोनों में एडमिसेबल किया जाएगा सेक्शन 32 ऑफ BSA के थ्रू. मतलब जो भी लॉ बुक्स है वो भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में भी माना जाएगा कोर्ट में. सो सेक्शन 35 ऑफ BSA ये जो है ये कॉरेस्पॉन्डेंट है सेक्शन 41 का इंडियन एविडेंस एक्ट. Now tribunal orders have also been covered in section 35 of BSA. जो ट्रिब्यूनल्स है वो भी अब कवर किया जा रहा है. जैसे मैंने बोला कि आर्बिट्रेशन वाला तो नहीं, लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स है वो कवर किए जा रहे हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट के उसमें है सब. देन 39 क्लॉज 1, ये कॉरेस्पॉन्डेंस बीच में मैंने लिखा नहीं है, वो देख लेना. 39 क्लॉज 1 ये सारे BSA के हैं. ये 45 में था. 39 क्लॉज 2 ये 45A में था. 39 क्लॉज 1 ऑफ BSA इनकॉर्पोरेट्स द एक्सप्रेशन. पहले ये लिखा था और एनी अदर फील्ड. ये अब जो ओपिनियन है एक्सपर्ट्स के, ये फॉरेन से भी, जो फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, सब चीज से होंगे. ठीक है. मतलब अब सिर्फ, मतलब स्पेशली पहले ऐसा लिखा गया था कि और एनी अदर फील्ड, ये अब नहीं है, ये हर तरीके से परमिट करा गया है. देन सेक्शन 41 जो BSA का है वो 47 है. जो 41 क्लॉज 2 है ये 47A हो गया है. ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है. जो भी जुडिशियरी लिखने वाले, ये इंपॉर्टेंट है बहुत. ठीक है. 57 to 95 था पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, बट अब चैप्टर 3 सेक्शन 51 to 53 है. ठीक है. सेक्शन 52 फैक्ट्स ऑफ कोर्ट टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ BSA 2003 to 57. पहले 57 था इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब सेक्शन 52 में आ गया है. बट जो पहले जो जुडिशियल नोटिस का जो टेरिटरी था वो कम था, बट अब बढ़ गया है. जैसे अ कोर्ट shall take judicial notice territory and have extraterritorial operation, whereas 57(1) जो था पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें लिखा हुआ था all law forces in territory of India, बट अब इंडिया तक शामिल नहीं है. इसका जो टेरिटरी है वो बढ़ गया है. एग्जाम्पल, चाहे वो रशिया हो, चाहे US हो, चाहे कहीं भी, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, बिकॉज वहां से तो हवा भी पास नहीं होती है, तो फिर और क्या ही पास होगा. ठीक है. तो नॉर्थ कोरिया, हाँ नॉर्थ कोरिया.
हाँ 52। तो इसमें ये है कि अब इंडियन टेरिटरी के इस पे नहीं है, उसका जो इंडिया का टेरिटरी है वो बहुत बढ़ गया है, ठीक है। अब वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। पहले ऐसा था ना कि वट एवर इज गोइंग इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अबव अबव और बीनीथ, वो सारे इंडिया के उसमें आते थे। वो अब भी है, बट कुछ कुछ जो चीजें हैं उसका जो टेरिटरी है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। Then Section 52 of BSA 2000 has omitted all the reference of the act passed by the parliament. हाँ, ये चीज हुआ है, ये चीज अच्छा लगा मुझे। Section 52 of BSA में जो है, जो भी पहले के जो एक्ट्स थे जो पार्लियामेंट ऑफ यूके से पास किए गए थे, all local and personal acts directed by the Parliament of United Kingdom, now code shall not be required to any judicial notice of the act passed by the Parliament of United Kingdom. जो पहले यूनाइटेड किंगडम के जितने भी लोकल और पर्सनल एक्ट्स थे, जो भी पार्लियामेंट पास किया था, सारा कुछ हटा दिया गया है और कोई भी जुडिशियल नोटिस रिक्वायर, मतलब अब उनसे परमिशन नहीं चाहिए। अब जैसे पहले जब न्यू न्यू यहाँ पे आए थे वो लोग, शायद 1600 में, मेरा लीगल हिस्ट्री था ना, हाँ 1600 में, तो उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी उसको नोटिस भेजते थे, फिर जो भी मतलब आदान प्रदान होता था मैसेजेस का, और वो लोग जो चाहते थे वैसा होता था। अब जैसे उन्होंने डिवाइड भी करके गए हैं तो वो उस टाइप से था, बट अब ये नहीं होगा, उनसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं मानी जाएगी। It has been omitted all reference to the course of proceeding of Parliament by United Kingdom. This is great. It means all the colonial things are omitted. Now, proof. What is proof? Section 57 explanation। पहले मैं दे कि दो टाइप के प्रूफ होते हैं, ठीक है। ओरल प्रूफ जो सेक्शन 55 से लेके 55 में दिया हुआ है बीएसए का, और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो सेक्शन 56 से लेके 93 में दिया गया है, ओके। ये पहले एक मिनट, हाँ अच्छा, स्टेट ऑफ माइंड मैंने आप लोगों को नहीं बताया था ना, एविडेंस, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। हाँ, तो दो टाइप के प्रूफ्स है, ओके, ओरल प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। नाउ हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ है। जो पहले प्रूफ था वो एक्सप्लेनेशन जो देता था, एक्सप्लेनेशन 1 to 3 तक का एक्सप्लेनेशन रहता था, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं मैंने, मैं बता रही हूँ आपको, 1 से 3 तक का एक्सप्लेनेशन रहता था। बट अब सेक्शन 57 में जो एक्सप्लेनेशन है वो और 4 एक्सप्लेनेशन बढ़ गया है, दैट इज एक्सप्लेनेशन 4, एक्सप्लेनेशन 5, एक्सप्लेनेशन 6 एंड एक्सप्लेनेशन 7, ठीक है। तो 3 तक तो यू कैन रीड इन द बेयर एक्ट, बट इन द 4 आई एम एक्सप्लेनिंग यू। 4 के जो एक्सप्लेनेशन है उसमें स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किया गया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो 5 है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, एंड जो 6 आया है वो है साइमल्टेनियसली स्टोरेज ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ओके। 7 जो है स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इन मल्टीपल रिसोर्सेस और मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस, किसी भी टाइप के स्टोरेज इस पे माना जाएगा। देन सेक्शन 61 हैज बीन एडेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था। एंड सेक्शन 63 एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ बीएसए, ये 63 ए 63(1) में था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो अभी 63 में है, ठीक है। बस इसमें ये हुआ है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है वो बढ़ा, मींस ऐड हो गया है। एंड सेक्शन 63 क्लॉज 3 ऑफ बीएसए, ये पहले सेक्शन 65 बी का क्लॉज 3 था, सब क्लॉज 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। दिस क्लॉज मेंशंस दैट 63 3A to E are different
from section 63A, 65 to 3A to D. Now it provides, पहले दूसरा था, अब ये 63A to E में ये डिफरेंट कैसे हुआ है? ए में स्टैंड अलोन मोड, सेकंड में कंप्यूटर सिस्टम, थर्ड में कंप्यूटर नेटवर्क, फिर 63D में कंप्यूटर रिसोर्सेज, एंड ई में थ्रू एन इंटरमीडिएटरी, हाँ इंटरमीडिएरी, ओके। ये है अगेन सेक्शन 68 प्रूफ ऑफ विटनेस फाउंड ऑफ ऑन BSA 2023। पहले सेक्शन 68 में जो प्रूफ था वो था, 69 में था पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, बट इसमें सिर्फ ये हुआ है, देखो ये सब ना मैंने इतना मेहनत करके बनाया, मैं सुबह से इसमें काम कर रही हूँ, अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने तो ऐसे बोला था 10 बजे डालूंगी, बट 10 बज गए हैं अभी। तो जब भी आपको वीडियो मिले देख लेना, लाइक कर लेना, शेयर भी कर सकते हो जो अभी एग्जाम आ रहा है आपके फ्रेंड्स लोग का, इफ यू लाइक द वीडियो। सो इसमें एक चीज ओमिट किया गया है, द एक्सप्रेशन यूनाइटेड किंगडम इन द डॉक्यूमेंट हैज बीन ओमिटेड, ठीक है। पहले जो प्रूफ ऑफ विटनेस 69 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में आ रहा था, ये अब 68 में चला गया है, बस इसमें ओमिट हुआ है द एक्सप्रेशन यूनाइटेड किंगडम इन द डॉक्यूमेंट, ओके। देन सेक्शन 73 proof as the verification of digital signature of BSA, ये 73A में था पहले, और इसका जो एक्सप्लेनेशन अटैच था वो एक्सप्रेशन 73A जो था ये हटा दिया गया है, ठीक है। 73A हटा दिया गया है प्रूफ ऑफ द, क्योंकि ये जो डिजिटल सिग्नेचर है इसका नेम चेंज हो गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में, ठीक है, ये याद रखना। आगे ये लिखा हुआ है, आई थिंक 86 में लिखा हुआ है, तो डिजिटल सिग्नेचर का जो नेम है वो चेंज होके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया। सो सेक्शन 74 क्लॉज 1 ऑफ BSA 2003, ये 74 था पहले, इसमें सेक्शन नंबर चेंज हुआ है, 74 क्लॉज 2 था, ये 75 था पहले। द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ इज ओमिटेड, जो कॉमनवेल्थ है एक्सप्रेशन ये भी ओमिट कर दिया गया है। द वर्ड यूनियन टेरिटरी इज एडेड आफ्टर स्टेट, पहले यूनियन टेरिटरी पहले रहता था ना, बट अब ये आफ्टर स्टेट, ओके। सेक्शन 77 प्रूफ ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ BSA जो था 77, ये 78 था पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में। 79 ऑफ इंडियन रेफर टू द स्टेट, 79 इंडियन एविडेंस एक्ट जो रेफरेंस था पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ये ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। एंड सेक्शन 86 एंड 85B इंडियन, ये जो मैंने बोला रिप्लेस कर दिया है इसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, ठीक है। देन सेक्शन 88 86 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 88 जो था BSA का वो 86 हो गया है, 86 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो 88 हो गया, ठीक है। फिर 88 का जो इलेक्ट्रॉनिक 88 जो था पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसमें जो टेलीग्राफिक मैसेज पहले ये मेंशन किया गया था इसे हटा दिया गया है BSA में। फिर सेक्शन 90 ऑफ BSA 88A ऑफ जो 90 था वो पहले जो 88A था वो अब 90 है, which provides addresses and originator has, एक मिनट, addresses and originator has been omitted, okay. Section 92 पहले 90 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो 92 हो गया, जिसमें डीलिंग विद द कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो था वो भी ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव बीन ओमिटेड। नाउ एक्सक्लूसिव ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये चैप्टर 6 सेक्शन 94 to 103 में दिया गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ इंपॉर्टेंट है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ चैप्टर 6
और चैप्टर 7 सेक्शन 104 to 120। ई स्टॉपेल का जो सेक्शन है वो 121 to 123 है। विटनेस चैप्टर 9 सेक्शन 124 to 139। चैप्टर 9 सेक्शन जो है वो 124 BSA। इसमें बीच में क्या क्या चेंज हुआ बताते हैं। 124 पहले जो 118th इंडियन एविडेंस एक्ट का वो 124 हो गया है, बट इसमें जो एक्सप्रेशन था लुनैटिक या इडियट जो बोलते थे, अरे यार मुझे, मैं ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं, छोड़ो, समझ जाओ, इडियट लिख रही थी, ठीक है। लुनैटिक हैज बीन रिप्लेस्ड विथ अनसाउंड माइंड इन एक्सप्लेनेशन। तो ये जो लुनैटिक और इडियट एक्सप्रेशंस था पहले 118 इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये चेंज हो गया है और इसे रिप्लेस कर दिया गया है अनसाउंड माइंड, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। वो 124 है अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। फिर जो 132 क्लॉज 1 था, ये सेक्शन 132 क्लॉज 2 ऑफ BSA बन गया है। 131 क्लॉज 1 और सेक्शन 132 क्लॉज 2 ऑफ BSA, ये 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का था पहले, ठीक है। इसमें सेक्शन चेंज हुए हैं। 132 ये 127 इंडियन एविडेंस का एक्ट का 132(3) हो गया। द वर्ड रिप्लेस्ड, ये एडवोकेट का जो रिप्लेस्ड हुआ है वर्ड, उसके इस पे जो मैंने बताया ना कि बैरिस्टर, ये वो अटॉर्नी वगैरह कुछ नहीं बोला जाएगा, सिर्फ एडवोकेट से संबोधित किया जाएगा, जो भी वकील है। लॉयर, अच्छा आप लोग को पता है लॉयर और वकील में क्या फर्क रहता है? बैरिस्टर में क्या फर्क रहता है? लॉयर जो वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो, एडवोकेट वो होता है जिसने एनरोल कर दिया हो अपने आप को, और जो बैरिस्टर रहता है वो यूके से पढ़ के आते हैं हमारे इंडिया में। अभी रिसेंट में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, मैंने देखा है, उसमें वो जो हाई कोर्ट MP हाई कोर्ट के हैं शायद, उन्होंने पूछा था उससे मजाक मजाक में, सरकाजम में, कि इंग्लैंड से पढ़ के आए हो क्या, वकालत करके आए हो? तो उसने बोल दिया हाँ। उसके बोला तो आपके मतलब लैंग्वेज से लग रहा था। देखा हो अगर आप लोग ने तो मुझे कमेंट में बताओ, आप लोग ने ये देखा है तो। देन 138 एंड 133 ऑफ इंडियन, इसमें जो वर्ड है इफ हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन मियरली बिकॉज, ठीक है, ये चेंज हुआ है। और 165 BSA, ये थोड़ा गौर करना, ठीक है, बिकॉज मैंने सामने सामने लिखा है, बट अगर मैंने इस साइड लिखा है वहां तो BSA लिखा हुआ, दूसरे साइड तो इंडियन एविडेंस एक्ट का ही है, ठीक है। प्रोविजो हैज बीन एडेड, हाँ, ये जो प्रोविजो ऐड हुआ है ना, इसमें चैलेंज किया जा सकता है ये कोर्ट में, इसके खिलाफ कोई रिट जारी की जा सकती है, क्योंकि इसमें ये बोला गया है, एक मैं पढ़ती हूँ पहले, स्टेटमेंट आपको पढ़ रही हूँ, मतलब आप पढ़ सकते हो। 165 देखो आप, ये वाला क्वेश्चन भी आया था अभी AIBE में, ठीक है, तो आप ये वाला देखो। A proviso has been added, no, hold on, पता नहीं वॉइस आ रही है कि नहीं आपको। A proviso has been added that no court shall require any communication between the minister and president of India produced before it। इसमें ये लिखा गया कोई भी कोई भी कोर्ट जो मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो बात है वो नहीं मांग सकता प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में। आप डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दे सकते हो, बट ऐसा लिखा गया है यहाँ पे, शैल रिक्वायर, नो कोर्ट शैल रिक्वायर, मींस अगर वो वोटिंग केस से या फिर कोई भी बड़ी बात है
तो फिर कम्युनिकेशन जो है उनका वो किस तरीके क्यों, मतलब ये तो एक तरह से पारदर्शी, ठीक है, उनका जो प्राइवेट वो है वो चीज अलग है, लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकते है ना। तो ये चीज कोर्ट में होगी, ठीक है, इट विल बी चैलेंज्ड, इसलिए मैंने लिखा है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो देख लेना आप, ठीक है। नो कोर्ट शैल रिक्वायर कम्युनिकेशन बिटवीन द मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हुआ हो तो जो भी कम्युनिकेशन हुआ उसको नहीं वो कर सकते हैं, ठीक है। I must be making little mistakes because I am new in teaching line, means yeah, earlier I used to teach small students, but for the law thing that I am, means I am not new to law, but as a teaching person I am new in this, so support me. And yes, improper and rejection of evidence, ये chapter 9 सेक्शन ये इसमें दिया हुआ है कि नो न्यू ट्रायल ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है, ये रिजेक्शन ऑफ एविडेंस पे है। और जो रिपील है जिसमें ये लिखा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 है, उसे हटा के अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया। 2-3 मिनट में बोल लूं, मतलब मैं तभी से बोल रही हूँ, लेकिन मतलब अपना बात मैं ये बोल रही हूँ, जैसे मैं न्यू हूँ अभी इस फील्ड में, लॉ फील्ड में नहीं, मतलब पढ़ाने में, बिकॉज एज एन एडवोकेट मुझे पता है, बट ऐसे पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरे को मतलब छोट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट बाय द वीडियो आई एम टॉकिंग टू यू और आई एम एक्सप्लेनिंग यू समथिंग लाइक दैट, तो इस टाइप से हुआ नहीं है, वो भी लॉ टॉपिक्स पे, बट आई हैव स्टार्टेड। और आप लोग को अगेन लाइट चला गया, बट मैं बोल दे रही हूँ, तो आप लोग बोल सकते हो, मतलब अगर आपको अच्छा लगा हो तो। 1 मिनट लाइट आएगा अब तो फिर कंटिन्यू करूंगी, बिकॉज लाइट तो आ जाता है 2 मिनट में, सो आई विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। 2 मिनट भी नहीं लगा, 10 सेकंड में आ गई, ठीक है। तो मैं बस यही बोल रही थी, और आपको किस टाइप के, मतलब कैसे टॉपिक्स चाहिए, कैसे टॉपिक्स में मुझे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, वो आप मुझे बताना। एंड यस, प्लीज फॉलो me on Instagram if you want, and किसमें एंड यू कैन सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब, बस इतना ही बोलूंगी और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, अपने अगर आप जुडिशरी का तैयारी करो, मीन्स आप लोग को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, हु आर फ्रॉम CCSU, बिकॉज मैं भी CCSU से पढ़ी हूँ, एंड अच्छा है, बट कुछ कुछ कॉलेजेस जो है वो कुछ कुछ तो बहुत ही खराब है। वो भी CCSU से, पहले मिट्टी भी CCSU से ही था, अभी उसने अपना बोर्ड बना लिया, तो ऐसे CCSU यूनिवर्सिटी हाँ है तो थोड़ा, बट ये है कि अगर कॉलेज अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होगा। हमारे कॉलेज से बहुत सारे हैं जो US में जज लगे हुए हैं, और हमारे कॉलेज से बहुत सारे हैं जो पढ़ रहे हैं, LLM कर रहे हैं लंदन से, ये वो, बट ऐसे ही यूनिवर्सिटी जो भी कोई सुनता है CCSU बोलते हैं, ऐसा फेस किया मैंने। चलो कोई बात नहीं, टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू टुमारो, or whatever topics you like, please tell me.